हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेवन एकेडमी। हेवन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इंडियन हिस्ट्री में हम लोग इस टाइम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत के अंदर हमने गुलाम वंश को ख़त्म कर लिया है और खिलजी वंश को भी हमने ख़त्म कर लिया था पिछले लेक्चर में। तो खिलजी वंश में हमने बताया था आपको कि जो आमिर खुसरो जी थे, ये अलाउद्दीन खिलजी क्या थे? दरबारी कवि थे, ठीक है, मतलब कोर्ट पोएट थे। और आमिर खुसरो जी से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आता है और इनके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जितने भी आप देखेंगे दरबारी कवि जितने भी हुए हैं अभी तक दिल्ली सल्तनत में, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर किसी दरबारी कवि से आया है, कोर्ट पोएट से आया है, तो वो कौन है? वो है अमीर खुसरो जी। तो इसीलिए आज हम लोग शुरुआत करेंगे अमीर खुसरो जी से और उनको पढ़ने के बाद फिर हम लोग तुगलक वंश में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अमीर खुसरो जी के बारे में पढ़ना। इसके पहले जिसने भी हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों जाके वो यूट्यूब चैनल पे हमारे ह्यूएन एकेडमी सर्च करें, या जब आप वीडियो का लिंक मिलता होगा तो भी आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ह्यूएन एकेडमी पे आपको सब्सक्राइब कर लेना है और ह्यूएन एकेडमी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आपको टेलीग्राम से भी जुड़ जाना है, क्योंकि हमने कल ही टेलीग्राम ग्रुप में अपने 2 वीडियो के ऑलरेडी पीडीएफ डाल दिए हैं। मतलब हम जो लेक्चर वाइज पीडीएफ बनाते हैं, जो आपको पढ़ाते हैं, तो पीडीएफ भी आपको हम प्रोवाइड कर देते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। तो जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको हर लेक्चर की पीडीएफ मिल पाए। पीडीएफ तो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए कि सबसे बढ़िया अपना नोट्स होता है। अपने नोट्स से बढ़िया और कुछ भी नहीं होता है। कभी भी अगर आपके पास 2 ऑप्शन है, एक आपका बनाया हुआ नोट्स है और एक कोई बुक है या कोई पीडीएफ है, अगर पानी गिरेगा तो आप सबसे पहले अपना लिखा हुआ नोट्स बचाएंगे, क्योंकि उसमें आप मेहनत लगाते हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि नोट्स अपना ज़रूर बताएं। जब भी पढ़ें, 20 मिनट का लेक्चर है, 15-20 मिनट लगेगा आपको देखने में, 20 मिनट आप लेक्चर बनाएं और अच्छे से लेक्चर बनाने के बाद, लेक्चर देख के नोट्स बनाने के बाद ही रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। जैसा कि हमने बताया, आज हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से? अमीर खुसरो जी से। तो चलिए अमीर खुसरो जी के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है कि अमीर खुसरो जी थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कासगंज में। कहाँ पे? तो याद रखना है, इनका जन्म जो हुआ था कासगंज यूपी में हुआ था। या फिर ऑप्शन में कभी कभी एटा भी देता है, तो आपको एटा या कासगंज जो भी मिलेगा उन दोनों में से एक पे टिक कर देना है, ठीक है। दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा, या कासगंज मिलेगा या एटा में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। तो ये भी आपको याद रखना है कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ये तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है अलाउद्दीन खिलजी पढ़ते टाइम, कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कोर्ट पोएट कौन थे? तो वो थे अमीर खुसरो। उसके बाद अगर आपसे पूछता है कि दिल्ली सल्तनत के अंदर ऐसे कौन से दरबारी कवि थे जिन्होंने सर्वाधिक सुल्तानों के साथ काम किया, मतलब सर्वाधिक सुल्तानों के दरबार में ये रहे थे, तो याद रखिएगा ये अमीर खुसरो जी ही थे, ठीक है। अमीर खुसरो ने सर्वाधिक 8 सुल्तानों के साथ काम किया है। कितने? 8 सुल्तानों के साथ काम किया है। तो ये आपको याद रखना है। और कहाँ से इन्होंने शुरुआत किया था? तो बलबन के टाइम काल से इन्होंने शुरू किया था। आपको पता है बलबन किस वंश में था? तो गुलाम वंश में था, स्लेव डायनेस्टी में था। तो बलबन के शासनकाल से इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था और ये जाके खत्म करेंगे कहाँ पे? तुगलक वंश में। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन्होंने 8 शासकों के साथ काम किया था। उसके बाद इन्हें कुछ टाइटल भी मिला था। तो इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल है, क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से कि पैराट ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं, या हिंदी में बोलते हैं तोता ए हिंद, ठीक है। पैराट ऑफ इंडिया पूछे चाहे तोता ए हिंद पूछे, दोनों किसको बोलते हैं? अमीर खुसरो जी को बोलते हैं। पैराट ऑफ इंडिया या तोताए हिंद, क्योंकि इनकी जो आवाज़ थी वो बहुत ही सुरीली थी, इसीलिए इनको क्या बोला जाता था? तोताए हिंद बोला जाता था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे चीज़ों का आविष्कार भी किया था, खोज भी किया था। तो याद रखना है, इन्होंने जो सबसे पहला खोज किया था वो किया था तबला, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको पता ही होगा तबला कितना फेमस हो चुका है अब तो, ठीक है। उसके बाद सितार, नेक्स्ट इन्होंने क्या खोजा? सितार। तो तबला और सितार दोनों की खोज किसने की थी? ये की थी अमीर खुसरो जी ने। उसके बाद इन्होंने खड़ी बोली का भी आविष्कार किया था। किस चीज़ का? खड़ी बोली का। जो हम लोग खड़ी बोली बोलते हैं, उसका आविष्कार किसने किया था? ये भी अमीर खुसरो जी ने ही किया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन्होंने क्या क्या किया था। उसके बाद इन्होंने कव्वाली स्टार्ट की थी, ठीक है। जो कव्वाली गाया जाता है, तो उसको भी स्टार्ट करने का श्रेय किसको जाता है? ये भी अमीर खुसरो जी को ही जाता है। तो ये सब एक एक पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ सब नोट कर लीजिएगा। आपको किसी एक पार्टिकुलर बुक में ये सब नहीं मिलेगा। आप चाहे तो, अगर आपको नहीं विश्वास होगा, तो आप कोई एक बुक खोलिएगा
आपको इतने सारे फैक्ट्स नहीं मिलेंगे। हम 4-5 बुक से फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं, अपने पर्सनल नोट से बुक को नोट से भी निकालते हैं पॉइंट्स, फैक्ट्स, और उसको लाके यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादातर एसएससी वगैरह की कोचिंग आप देखेंगे या यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे तो आपको नहीं मिलेंगे, और नहीं आपको विश्वास होगा तो एक बार यूट्यूब का कोई वीडियो खोल लीजिएगा और इस वीडियो से कंपैरिजन कर लीजिएगा कि आपको वहाँ से ज़्यादा मिला है कि नहीं मिला है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग आँख मूंद के हमारे चैनल पे भरोसा कर सकते हैं, खासकर जीएस में जो सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसके बाद साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब पे आप आँख मूंद के यहाँ पे भरोसा कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए, कहीं और ना भटकें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली एक वीडियो जाता है। जैसे ही हमारे पास देखेंगे कि सब्सक्राइबर ज़्यादा हो गए या अच्छा खासा व्यू आने लगा हमारा, हम लोग क्या करेंगे, 2-2 3-3 वीडियो एक दिन में डालेंगे आप लोगों की डिमांड पे। लेकिन अभी बहुत ज़रूरत है आप लोगों का सपोर्ट करना, तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए। चलिए देखते हैं। इन्होंने कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा था। क्या कहा था? पैराडाइज ऑफ अर्थ। पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग, ठीक है? तो आपको ये भी याद रखना है। अगर आपसे पूछता है कि धरती का स्वर्ग किसको कहा गया था अमीर खुसरो जी के द्वारा, तो याद रखना है ये कहा गया था कश्मीर को, ठीक है? उसके बाद इन्होंने एक बुक लिखा था, बुक का नाम आपको याद रखना है, बुक लिखा था खमसा ए खुसरो, ठीक है? तो ये तो वैसे भी आपको याद रहेगा क्योंकि अमीर खुसरो थे, तो खुसरो यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है? तो खमसा ए खुसरो बुक किसने लिखा था? अमीर खुसरो जी ने लिखा था। उसके बाद इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को एक टाइटल दिया था जिसका नाम था सुल्तान जहाँ। तो अगर आपसे ये पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान जहाँ किसने बोला था, तो आपको याद रखना है किसने बोला था? अमीर खुसरो जी ने ही बोला था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे किससे रिलेटेड? अमीर खुसरो जी से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको रिवाइज जरूर करिएगा दोस्तों, नोट्स बना के इसको रिवाइज करिएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं तुगलक वंश। इसके बाद हो गया था तुगलक वंश की स्थापना, और वो हमको इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है? सबसे पहले देखिए इनका शासनकाल कब से कब तक था। तो इनका शासनकाल जो था वो था 1320 से 1414 तक, ठीक है? कब से कब तक था? 1320 से 1414 तक चला था तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा दिन तक इन्होंने ही शासन किया था। किस वंश ने शासन किया था? तुगलक वंश ने। 1320 से 1414 तक मतलब 94 ईयर्स, मतलब 94 सालों तक तुगलक वंश चला था दिल्ली सल्तनत में। देखिए इसकी शुरुआत किसने की थी या फाउंडर कौन था इसका? तो याद रखना इसका फाउंडर कौन था। तो हमने बताया था कि जो गाजी मलिक था, खुसरो शाह का सूबेदार पंजाब का, उसने खुसरो शाह को गद्दी से हटाया था और खुद क्या किया था? तुगलक वंश की स्थापना कर दी थी। तो इसीलिए इसने क्या किया, इसी को गयासुद्दीन तुगलक भी बोलते हैं। किसको? गाजी मलिक को। तो याद रखना है, चाहे गाजी मलिक बोलता है चाहे गयासुद्दीन तुगलक बोलता है, दोनों एक ही आदमी है, ठीक है? तो फाउंडर कौन था इसका? यहाँ पे लिखा हुआ है गयासुद्दीन तुगलक। और इसने कब से कब तक शासन किया था? तो याद रखिएगा 1320 से 1325, मतलब इसने 1320 में क्या बोलते हैं, खिलजी वंश को खत्म किया और अपने नए वंश की स्थापना कर दी जिसका नाम था तुगलक वंश, और ये 5 साल ही शासन कर पाया, ठीक है? तो इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता नहीं है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। इसका ओरिजिनल नेम क्या था? तो आपको मैंने बता ही दिया क्या था, गाजी मलिक था, ठीक है? उसके बाद देखते हैं दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा शासन भी तुगलक डायनेस्टी ने किया था। ये पहले ही मैंने आपको बता दिया कि अगर आपसे पूछता है किस वंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा शासन किया, तो वो कौन वंश था? ये तुगलक वंश ही था। यहाँ से भी आपको पॉइंट मिल गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इसने क्या किया। जो गयासुद्दीन तुगलक था, इसने तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना की थी। तो अगर आपसे ये पूछता है कि दिल्ली के अंदर तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना किसने की, तो वो था गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक मत क्लिक करिएगा, सबको यही पता होता है, ठीक है? तो तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने करवाई थी। कहाँ पे है ये तुगलकाबाद नामक शहर? तो याद रखिएगा ये दिल्ली में है, ठीक है? उसके बाद देखते हैं, अगर आपसे पूछता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले कृषि के लिए नहरों का निर्माण किसने कराया, कौन सा ऐसा शासक था जिसने खेती के लिए नहरों का निर्माण कराया, तो याद रखिएगा खेती के लिए नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक कौन बना, तो ये था गयासुद्दीन तुगलक। इसको नहीं भूलना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। नहरों का निर्माण किसने पहली बार कराया था दिल्ली सल्तनत में? वो था गयासुद्दीन तुगलक। आगे बढ़ते हैं, 1323 में इसने तेलंगाना मिशन पर अपने बेटे जौना खां को भेजा। यहाँ पे लिखा हुआ है जौना खां, ठीक है? तो जौना खां कौन था? इसका लड़का था, किसका? गयासुद्दीन तुगलक का। और इसको इसने कहाँ भेजा? 2323 में तेलंगाना मिशन पे भेजा। आपको पता है तेलंगाना कहाँ है? साउथ इंडिया में, ठीक है? और इसके बेटे जौना खां ने क्या किया, वहाँ का नाम बदलकर वहाँ अधिकार कर लिया तेलंगाना पर, और उसका नाम बदल के क्या कर दिया? सुल्तानपुर, ठीक है? तो ये जो यूपी में आप सुल्तानपुर देखते हैं, ये वो नहीं है, ये दूसरा सुल्तानपुर है। तो इसने क्या किया था? तेलंगाना मिशन पे गया 1323 में। कौन? गयासुद्दीन तुगलक का लड़का जौना खां।
और इसने उसकी नाम चेंज करके क्या रख दिया, सुल्तानपुर। दोस्तों मैं बार बार चीज़ों को इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपको चीज़ें यहीं पे याद हो जाएं, ज़्यादा आपको परेशान ना होना पड़े। तो इसके लिए परेशान मत होइएगा, मैं दो दो तीन तीन बार एक ही चीज़ को रिपीट करता हूँ। इससे क्या होता है, दो दो तीन तीन बार आप सुनते हैं चीज़ों को तो याद हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। इन्हीं के शासनकाल में या इन्हीं के कंटेम्प्रेरी थे, मतलब इन्हीं के समकालीन थे हजरत निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। कौन थे, हजरत निजामुद्दीन औलिया, ये भी आपको याद रखना है। हजरत निजामुद्दीन औलिया किसके समकालीन थे, गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन थे। इन्हें महबूबे इलाही की उपाधि मिली थी, किसकी, महबूबे इलाही की उपाधि मिली थी। ये किसने दिया था, गयासुद्दीन तुगलक ने इनको टाइटल दिया था महबूब ए इलाही। और ये क्या थे, एक सूफी संत थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया क्या थे, एक सूफी संत थे। हुआ क्या था कि इन्होंने जो खुसरो शाह था, जो खिलजी वंश का शासक था, उससे 5 लाख टका लिए थे। मैंने बताया था कि टका या टंका किसने चलाया था, तो आपको ये कमेंट करके बताना है। आज का क्वेश्चन ये है कि टका या टंका दिल्ली सल्तनत पे किसने चलाया था, किस शासक ने चलाया था। तो इन्होंने क्या किया था, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने खुसरो शाह से 5 लाख टका उधार लिए थे। और बाद में क्या हो जाती है, खुसरो शाह की मृत्यु हो जाती है। और खुसरो शाह की मृत्यु के बाद जब शासन कौन करने लगता है, गयासुद्दीन तुगलक करने लगता है, तो वो बार बार इनसे ये 5 लाख टका वापस मांगता है कि अब वो शासक नहीं, अब शासक मैं हूँ, तो मुझे ये 5 लाख टका आप वापस करिए। लेकिन ये वापस करने से मना कर देते हैं। और इसी को लेकर इन दोनों में हमेशा मतभेद चलता था, किसके बीच में, हजरत निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक के बीच में। हुआ क्या, 1325 में इसका एक बंगाल का सूबेदार था, किसका, गयासुद्दीन तुगलक का बंगाल का एक सूबेदार था। और उसने क्या किया, विद्रोह कर दिया इसके खिलाफ। बुगारा खान ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह का मतलब मैंने बताया है पिछले लेक्चर में, अगर नहीं देखा है पिछला लेक्चर जाके लेक्चर देखिए, फिर यहाँ पे अच्छे से पढ़िए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बुगारा खां का विद्रोह होता है 1325 में, कहाँ पे, बंगाल में। और जब ये उसका नेतृत्व करने जाता है, मतलब उस विद्रोह को खत्म करने जाता है गयासुद्दीन तुगलक, तो वहीं पे हजरत निजामुद्दीन औलिया जनता के बीच में ऐलान करा देते हैं कि अब आपका राजा, आपका शासक कभी वापस लौट के नहीं आएगा। आप लोग नए शासक को, मतलब किसी को भी अपना नया शासक बनाइए या उसके बेटे को नया शासक बना लीजिए, ठीक है। और जब ये बात पता चलती है गयासुद्दीन तुगलक को, तो राजा था, वो एकदम आग बबूला हो जाता है। और वो संदेश भिजवाता है इनके पास कि अगर आपको जिंदा रहना है तो मैं जब भी वापस आता हूँ तो आप हमको दिल्ली में दिखने नहीं चाहिए, मतलब आप दिल्ली छोड़ के चले जाइए। ये गयासुद्दीन तुगलक ने बोला हजरत निजामुद्दीन औलिया को। लेकिन औलिया जी ने बोला कि परेशान मत होइए, मेरी वाणी कभी गलत नहीं होती है, मैंने अगर ये बोल दिया है तो बोल दिया है, ठीक है। और ये हमें सही हो के ही रहेगा, ठीक है। और हुआ क्या, जब वो बुगारा खां के विद्रोह को दबा के वापस आ रहा था, खत्म करके वापस आ रहा था, तो 1325 में ही तुगलकाबाद नामक शहर में इसकी डेथ हो जाती है। किसकी, ये देखिए यहाँ पे लिखा है डेथ 1325 में, गयासुद्दीन तुगलक की डेथ हो जाती है 1325 में, कहाँ पे, तुगलकाबाद दिल्ली में। लोग ऐसा बोलते हैं कि जानबूझकर ये डेथ कराया गया था, किसके द्वारा, हजरत निजामुद्दीन औलिया के द्वारा। कुछ जगह ऐसा मिलता है लेकिन इसका कोई भी प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि 1325 में इसकी मृत्यु हो गई थी और इसका मकबरा कहाँ पे है, तो तुगलकाबाद दिल्ली में है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। अगर कोई चीज़ कन्फ्यूजन हो रहा है दोस्तों, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है इस वंश का सबसे, मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बारे में देखते हैं। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने जो शासन किया था वो किया था 1325 से 1351। कब से कब तक, 1325 से 1351, 26 साल इसने शासन किया था। इसका ओरिजिनल नेम क्या था, जौना खां, जो मैंने ऊपर बताया था, इसका ओरिजिनल नेम था जौना खां। उसके बाद जनता इसको पागल सुल्तान कहती थी। ये बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, ये काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा था, इसको अरबी फारसी हर एक चीज़ का नॉलेज था। लेकिन इसके डिसीजन ऐसे होते थे कि किस्मत इसकी खराब थी कि जो भी डिसीजन अच्छे के लिए लेता था वो गलत हो जाता था। इसीलिए इसको इसकी जनता क्या कहती थी, पागल सुल्तान या इंसेन किंग इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद 1333 में इसी के दरबार में एक अफ्रीकन ट्रेवलर, अफ्रीका में कहाँ से, मोरक्को से, ठीक है। तो मोरक्को से एक आदमी आया था, यात्री आया था, जिसका क्या नाम था, तो याद रखना है उसका नाम था इब्न बतूता। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड पूछा जाता है। इब्न बतूता नामक यात्री कब आया था, 1333 में, मतलब 1333 में मोरक्को से आया था। और इसको 8 साल के लिए काजी बना दिया था, किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो अगर आपसे पूछता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको काजी बनाया था, तो इब्न बतूता। ये कहाँ से आया था, मोरक्को से आया था, ठीक है। इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था रेहला, ठीक है। क्या नाम था, इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था रेहला। और इसमें रेहला में ये बताया गया था कि दिल्ली जो थी उस टाइम पे जब ये आया था, या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, दिल्ली जो थी ये वर्ल्ड की सबसे प्रॉस्पेरस सिटी थी, मतलब पूरे विश्व की सबसे धनी और सबसे अच्छी सिटी कौन थी, दिल्ली थी। उसने ये लिखा था बुक में। और ये लिखा था, इसने इंडिया और मोरक्को के बीच में ट्रेड की बात की थी, मतलब ये बताया था कि उस टाइम पे इंडिया और मोरक्को के बीच में व्यापार हुआ करता था। एक चीज़ इसने ये भी इसमें लिखा था
कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसने पूरे भारत पे कब्जा कर लिया था, एक्सेप्ट मतलब छोड़ के, किसको छोड़ के? कश्मीर, बलूचिस्तान और राजपूताना। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक जो था, इसके शासनकाल में पूरे भारत पे अधिकार हो गया था इनका, लेकिन केवल 3 जगह छूटे थे, कश्मीर, बलूचिस्तान और राजपूताना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। ये पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जिसने सती सिस्टम को खत्म करने की कोशिश की। ठीक है, क्या की? सती सिस्टम को खत्म करने की कोशिश की। और सती सिस्टम जो शुरू हुआ था भारत में, वो गुप्ता पीरियड से शुरू हुआ था। जब हम एंशियंट इंडिया पढ़ेंगे, प्राचीन भारत पढ़ेंगे, तो वहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन एक ओवरव्यू देता हूँ कि गुप्त गुप्त शासन काल के दौरान क्या हुआ था कि सती प्रथा की स्थापना हुई थी भारत में। ठीक है, इसने सती प्रथा को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन खत्म नहीं कर सका था। ठीक है, इसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा रिवॉल्ट हुए थे। रिवॉल्ट का मतलब मैंने बताया था कि विद्रोह। इसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए थे। रेन का मतलब होता है शासनकाल। ठीक है, तो इसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए थे। अब देख लेते हैं कहाँ पे कितना हुआ था। तो साउथ इंडिया के अंदर हुआ था 27 विद्रोह, और नॉर्थ इंडिया के अंदर हुआ था 7 विद्रोह। क्लियर हुआ? मैंने क्या बताया कि दिल्ली सल्तनत में अगर किसी शासन काल के दौरान या किसी शासक के शासनकाल के दौरान जो सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए, वो किसके शासनकाल के दौरान हुए? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान। कितने हुए? साउथ इंडिया मतलब दक्षिण भारत में 27 हुए, और नॉर्थ इंडिया में कितने हुए? 7। ठीक है, 7। टोटल कितने हो गए? 34 अटैक्स हुए थे, मतलब रिवॉल्ट हुए थे। अगर आपसे ये पूछता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में टोटल कितने रिवॉल्ट हुए थे, तो कितने हुए थे? 34। हालांकि ये आपसे नहीं पूछेगा, ये जरूर पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा रिवॉल्ट किसके शासनकाल में हुए थे दिल्ली सल्तनत में, तो याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद इसी के शासनकाल में मंगोलों का 5वां अटैक हुआ। मैंने मंगोलों का पहला अटैक बताया था, दूसरा अटैक भी बताया था, तीसरा अटैक भी बताया था, चौथा अटैक भी बताया था। एक क्वेश्चन मैं और आपको दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन मैं डेली दिया करूंगा, आपको कमेंट करके नीचे बताना है वीडियो को। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने दिया था पहले ही, अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। ये बताइए कि सबसे ज़्यादा मंगोलों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? मैंने ये बताया ओवरऑल जो सबसे ज़्यादा अटैक हुआ था वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था, लेकिन स्पेशली अगर मैं पूछता हूँ कि मंगोलों का सबसे ज़्यादा अटैक किसके शासनकाल में हुआ था, किस दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में हुआ था, तो आपको वो कमेंट करके बताना है। उसके बाद इसने इरिगेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। इरिगेशन डिपार्टमेंट का मतलब समझ रहे होंगे, कृषि विभाग। ठीक है, इरिगेशन डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है? कृषि विभाग की स्थापना की थी। देखिए, इसके पहले मैंने बताया था कि गयासुद्दीन तुगलक जो था, उसने सबसे पहले नहर बनवाए थे। कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे पहले नहर पूछता है तो गयासुद्दीन तुगलक। अगर पूछता है कृषि विभाग की स्थापना सबसे पहले किसने कराई थी, तो याद रखना है किसने कराई थी। ये कराया था मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत में। उसके बाद इसी को बोला जाता है दीवाने को ही। ये यूपी पीसीएस और आईएएस में भी क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी में भी आया हुआ है, सीजीएल सीएचएसएल हर जगह, कि दीवाने को ही किससे रिलेटेड है, तो कृषि विभाग से रिलेटेड है। इसकी स्थापना किसने कराई थी, तो किसने कराई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मैं थोड़ा बहुत जो भी इंग्लिश लिखा हूँ तो ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इतना सिंपल लैंग्वेज है और मैं बता रहा हूँ अच्छे से, क्लियर हो रहा होगा, तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम देंगे थोड़ा बहुत तो इंग्लिश आपको आना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसने क्या किया था? हिंदुओं को उच्च पद देने की शुरुआत की थी। ठीक है, इसने अपने शासनकाल में हिंदुओं को अच्छा अच्छा पोस्ट दिया था, उच्च पद दिया था। ठीक है, लोअर लेवल से उठा के हायर लेवल का भी पोस्ट दिया था। उसके बाद ये ऐसा शासक था जो होली में भी हिस्सा लेता था। मतलब होली का जो त्यौहार हुआ करता था, हिंदू मनाते थे, तो उसमें ये क्या करता था? पार्टिसिपेट करता था। मतलब ये काफ़ी अच्छा शासन करता था, तो ये जाके हिंदुओं के साथ भी उसमें होली में पार्टिसिपेट करता था। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद इसने अदली नामक सिक्के चलवाए थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन अगर पूछता है कि अदली नामक सिक्के किसने चलवाए थे, तो आपको याद रखना है किसने चलाए थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने, अदली नामक सिक्के। उसके बाद इसी के शासनकाल में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य दोनों स्वतंत्र हो गए थे। ठीक है, आपको पता है ये दोनों साम्राज्य कहाँ के हैं? साउथ इंडिया मतलब दक्षिण भारत के हैं। तो अगर आपसे पूछता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी, तो याद रखना है किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने। किसने? हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में दक्षिण भारत के अंदर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद इसने किसानों को सोनधर ऋण प्रदान करने की शुरुआत की। ठीक है, इसने क्या किया? किसानों को भी ऋण देने की शुरुआत की, जिसका नाम था सोनधर ऋण। आप ये सब पॉइंट मैं बता रहा हूँ, जैसे किसानों वाला हो गया या आदली नामक सिक्के चलवाए, ये सब आप देखेंगे तो कहीं भी कोचिंग में, छोटे मोटे कोचिंग में नहीं पढ़ाया जाएगा, या एसएससी लेवल तक। ये यूपीएससी लेवल पर पढ़ाया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा यूपी पीसीएस वगैरह को टच कर रहा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा, क्योंकि अब पेपर टफ बनता है, तो मैंने उसको भी कवर किया है, यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये शत्रुजन्य मंदिर पाली थाना में भी गया था। मतलब एक शत्रुजन नामक
मंदिर था पाली थाना में, ये वहाँ पे भी गया था दर्शन करने के लिए। तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। देखिए जो एक्सेप्शन होते हैं, जैसे ये मुस्लिम हो के मंदिर में गया, तो इसलिए ये सब क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। खासकर अभी की जो गवर्नमेंट है वो मंदिर मस्जिद पर थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान देती है ना, तो इसलिए हो सकता है एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर लिया है। हालांकि ये और सब जगह ऐड नहीं हुआ रहता है, मैंने ऐड किया है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। कौन सा पॉइंट? शत्रुजन्य मंदिर जो कि पाली थाना में है, ये यहाँ पे दर्शन करने के लिए गया था और इसने अदली नामक सिक्के चलाए थे और किसानों को सौंदर्य ऋण देने की शुरुआत की थी। तो ये सब कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, ठीक है। तो अब आने के चांसेस इसके ज़्यादा है, क्योंकि अब जो भी पेपर हो रहा है बहुत सारे सेट में हो रहे हैं, तो नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए आपको पहले से ही तैयार रहना है, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो दोस्तों मैं आपके लिए इतना एफर्ट कर रहा हूँ, कई जगह से नोट्स या फैक्ट कलेक्ट करता हूँ फिर आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ मेरी भी थोड़ी सी हेल्प करिए। मुझे उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, बस इतना है कि ज़्यादा लोग देखेंगे तो मुझे भी अच्छा लगता है, ठीक है। कि इतने लोगों ने लाइक किया, इतने लोगों ने कमेंट किया, या इतने लोग मेरे वीडियो को पसंद करें तो अच्छा लगता है, फिर वीडियो बनाने का और मन करता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग शेयर करेंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।